हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू iTip सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम के पार्ट ए को डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने वैदिक सोसाइटी का बैकग्राउंड, एजुकेशन का विजन, ऑब्जेक्टिव, सेलिएंट फीचर्स, रिचुअल्स और उसकी लेगेसी को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले उसे जाके देख लीजिए। इससे आज का लेक्चर समझना और भी इजी हो जाएगा और पूरी कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहेगी। तो अब उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट 1 के पार्ट बी की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि वैदिक पीरियड में एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होता था। हम देखेंगे कि उस समय स्टूडेंट्स क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, गुरु किस तरह पढ़ाते थे, टीचिंग मेथड्स क्या क्या यूज़ करते थे एंड सो ऑन। तो बिना किसी डीले के चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 एंशिएंट इंडियन एजुकेशन वैदिक पीरियड, पार्ट बी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अब कंटेंट शुरू करने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वैदिक पीरियड के सोसाइटियल बैकग्राउंड का ब्रीफली रिकैप करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि उस समय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का नेचर क्या था और वैदिक करिकुलम में स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाया जाता था। फिर हम वैदिक एजुकेशन के कोर पेडागोजिकल प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिसिप्लिन, गुरु शिष्य रिलेशनशिप एंड इवैल्यूएशन सिस्टम का भी एक ब्रीफ रिकैप या कवरेशन करेंगे। जैसे पार्ट ए के डिटेल्ड नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए थे, वैसे ही पार्ट बी के डिटेल्ड नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। ये नोट्स काफ़ी डिटेल्ड है, इसलिए आपको लेक्चर के साथ साथ पढ़ने में और उसके बाद रिवाइज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन अगर आपको पूरे चैप्टर या यूनिट के लिए कंसाइज या बिल्कुल ही प्रिसाइज नोट्स चाहिए तो वो मैं चैप्टर के वन शॉट रिवीजन, मतलब इसी पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ प्रोवाइड करूँगी। तो आप उन नोट्स को बाद में वहाँ से रेफ़र कर लेना, ठीक है। तो अगर अब सब क्लियर है तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सोसाइटियल बैकग्राउंड। अब एक्चुअल कंटेंट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वैदिक पीरियड के सोसाइटियल बैकग्राउंड का ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इस पार्ट को हम ऑलरेडी पार्ट ए में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही पॉइंट्स रिकॉल करूँगी जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले बात तो ये कि जो वैदिक सोसाइटी थी वो प्रीडोमिनेंटली ओरल इन नेचर थी। मतलब उस समय राइटिंग और प्रिंटिंग का वाइड स्प्रेड यूज़ तो था नहीं। इस वजह से नॉलेज को प्रिजर्व करने का सबसे बड़ा मीडियम था ओरल ट्रांसमिशन, यानी गुरु बोलते थे और स्टूडेंट्स उसे ध्यान कर सुनकर उसे याद रखते थे। अब दूसरी बात, उस समय रिलीजन और रिचुअल्स का डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। ये माना जाता था कि अगर रिचुअल्स को सही तरीके से परफॉर्म किया जाए तो वो कॉस्मिक और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ओके, नॉलेज को सेक्रेट और एटर्नल सोर्स माना जाता था और गुरु को उस डिवाइन विजडम का गार्डियन या कस्टडियन भी बोल सकते हो आप लोग, माना जाता था। इसलिए गुरु का रोल सिर्फ एक टीचर का नहीं होता था बल्कि एक गार्डियन और मेंटर का भी होता था। ओके, और क्योंकि वहाँ पे फॉर्मल स्कूल्स तो थे नहीं, ना टेक्स्ट बुक्स और ना ही रिटन एग्जामिनेशन का सिस्टम था, इसलिए जो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो गुरु और शिष्य के डायरेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड था। एजुकेशन क्लासरूम तक लिमिटेड तो होती नहीं थी, इस बल्कि वो उन्हीं का डेली लाइफ का पार्ट बन जाती थी, ठीक है। तो ये भी इसका एक सेलिएंट फीचर था। अब इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैदिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर सेंटर्ड, ओरल, एक्सपीरियंशियल और वैल्यू ओरिएंटेड होता था। यानी एजुकेशन का सेंटर गुरु होते थे, लर्निंग मुख्य रूप से सुनकर और याद रखने पर बेस होती थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता था और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस वैल्यू और कैरेक्टर बिल्डिंग पर होता था। अब इसको आप लोग हमारे NEP 2020 की विजन होलिस्टिक और एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाली विजन से काफ़ी रिलेट कर सकते हो, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते कि ये जो लर्निंग थी
वो कहाँ होती थी? इट टुक प्लेस इन गुरुकुल। अब गुरुकुल पे हम ऑलरेडी पार्ट ए में बात कर चुके हैं, तो मैं इसको उतनी डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। अब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आते थे हमारे लर्नर यानी शिष्य। अब वैदिक एजुकेशन में स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रिस्पेक्टफुल, ओबीडियंट और लर्निंग के प्रति काफ़ी सिंसेयर रहें, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाते थे हमारे टीचर, दैट इज़ गुरु, ठीक है। तो गुरु पूरे लर्निंग प्रोसेस के सेंट्रल अथॉरिटी माने जाते थे और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे बल्कि स्टूडेंट्स को हर स्टेप पर गाइड भी करते थे, तो इन्हें मेंटर भी कंसिडर किया जाता था। अब इसके बाद टीचिंग की नेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल येट सिस्टमैटिक और फ्लेक्सिबल येट रिगरस होती थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि मतलब इसे हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे फॉर्मल क्लासरूम प्रॉपर नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लर्निंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल भी था और सिस्टमैटिक भी था, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी था और रिगरस भी था, मतलब एक बैलेंस्ड वर्जन था। अब इसी वजह से जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उसका मेन फोकस ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर नहीं था, उसके साथ साथ मॉरल डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मतलब सारी चीज़ों पे था। एक वेल राउंडेड, ऑल राउंडेड जो बोलते हैं ना, उस पर्सनालिटी को डेवलप करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता था। तो अगर अब हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ओवरऑल नेचर को समझ लिया है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि गुरुकुल में स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वैदिक करिकुलम। तो जैसा कि बी माधवन अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम में बोलते हैं कि वैदिक करिकुलम को ब्रॉडली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वन इज़ अपार विद्या एंड सेकेंड इज़ पार विद्या। अब जो अपार विद्या है उसका मतलब होता था वर्ल्डली या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, द वन जिसमें इंसान को सोसाइटी में जीने का, अपने डे टू डे लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का, इन सब चीज़ों के बारे में टीच किया जाता था, वो हम लोग अपार विद्या में पढ़ाते थे, ठीक है। वहीं पर जब हम पार विद्या को देखते हैं तो उसमें हायर स्पिरिचुअल नॉलेज से डील करा जाता था, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था आत्मज्ञान, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, एंड मोक्ष, दैट इज लिबरेशन, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो वैदिक करिकुलम काफ़ी होलिस्टिक था, राइट। इसमें रिलीजियस या एकेडमिक नॉलेज भी दी जा रही थी, साथ साथ में प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी इम्पोर्टेंस इक्वली प्रोवाइड की जा रही थी, राइट। तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या पढ़ाते थे। तो सबसे पहले आते थे हमारे 4 वेदास, आउट ऑफ विच हमारा फर्स्ट वॉज ऋग्वेद। ये बेसिकली हाइम्स और प्रेयर्स का एक कलेक्शन था। देन केम यजुर्वेद, जिसमें रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है उनका पूरा प्रोसीजर बताया गया था। आफ्टर दैट कम्स सामवेद, जिसमें म्यूज़िक और उससे रिलेटेड चैंटिंग्स को हम लोग काफ़ी देखते हैं। एंड एट द एंड केम अथर्ववेद, जिसमें मेडिसिन, डेली लाइफ और स्टेट क्राफ्ट जैसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आते थे हमारे ब्राह्मणास और अरण्यकास, ठीक है। ये जो होते थे वो वैदिक रिचुअल्स और उनके फिलोसफिकल मीनिंग्स को एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे फाइनली आते थे उपनिषद्स। अब उपनिषद्स पे मेन फोकस होता था आत्मा, ब्रह्मांड एंड मोक्ष जैसी डीप फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पर। अब इसी वजह से उपनिषद्स जो थे वो पार विद्या का भी पार्ट माने जाते थे। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। मतलब वो अपार विद्या का भी पार्ट थे और पार विद्या का भी पार्ट थे। अब वेदास को एक्यूरेटली पढ़ाने और समझाने के लिए स्टूडेंट्स को 6 वेदांग्स भी पढ़ाए जाते थे। अब हम इन वेदांग्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन वॉज शिक्षा, दैट इज़ फोनेटिक्स, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके। देन केम कल्प, दैट इज़ रिचुअल साइंस, यानी रिचुअल्स के क्या क्या रूल्स होते थे वो चीज़। देन केम व्याकरण, दैट इज़ ग्रामर। अब ये जो व्याकरण थी वो बेसिकली पाणिनि जो है उसके अष्ट अध्याय बुक है उस पर बेस्ड होती थी, ओके।
उसके बाद आता था निरुक्ता, जो कि हम एथमोलॉजी बोलते, जिसे हम एथमोलॉजी बोलते हैं, और इससे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग वर्ड्स के मीनिंग और उसके ओरिजिन के साथ डील करते थे। देन केम चांडास, दैट इज़ मेट्रिक्स यानी पोएटिक मीटर्स, और लास्ट में आता था हमारा ज्योतिष, जो कि एस्ट्रोनॉमी और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेट करता था। ठीक है, अब इनके अलावा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, या फिर आप उन्हें वोकेशनल साइंसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेदा, दैट इज़ फॉर मेडिसिन, धनुर्वेद जैसे जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए होता था, गंधर्व वेद फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक से रिलेट करता था, एंड एट द एंड केम अर्थशास्त्र, जो कि बेसिकली राजनीति से डील करता था, जिसमें इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विथ स्टेट क्राफ्ट का प्रॉपर ज्ञान दिया जाता था। ओके, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो वैदिक करिकुलम का ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन देना नहीं था, राइट। एक स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली हर एक एस्पेक्ट में डेवलप करना भी था। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब मैं क्योंकि ये समझ में ऑलरेडी आ गया कि वो लोग क्या क्या पढ़ते थे, पर उस नॉलेज को कैसे पहुंचाया जाता था अब हम उसको समझ लेते हैं। इसलिए उसको समझने के लिए हम वैदिक एजुकेशन के कोर पेडागोजिकल प्रोसेसेस को ध्यान से देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय एस दासगुप्ता, वैदिक एजुकेशन का कोर पेडागोजिकल प्रोसेस जो था वो बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था: श्रवण, मनन एंड एट द एंड केम निधिध्यासन। ओके, तो इन तीनों को लर्निंग के लिए प्रोग्रेसिव स्टेजेस माना जाता था। मतलब एक के बाद एक ये जो स्टेजेस थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते थे। ठीक है, तो सिर्फ सुन लेना ही एजुकेशन के लिए काफ़ी नहीं माना जाता था, बल्कि उस पर सोचना और फिर उसे अपने जीवन में उतारने को भी काफ़ी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो सबसे पहले अब हम हमारे सबसे पहले स्टेज को कवर करते हैं, दैट इज़ श्रवण। ठीक है, यानी अटेंटिव लिसनिंग। अब इस स्टेज में गुरु जो थे वो सेक्रेड टेक्स्ट को सही प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट टोन और एक्सेंट के साथ रिसाइट करते थे, और जो स्टूडेंट होते थे वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ उन्हें सुनते थे और याद रखने की कोशिश करते थे। अगेन क्योंकि उस टाइम पे राइटिंग का तो सिस्टम था नहीं, तो लिसनिंग और मेमोराइजेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो बेसिकली ये स्टेज उस मेमोराइजेशन और लिसनिंग वाले पार्ट को दर्शाता है। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेज था दैट वाज मनन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग। अब इस स्टेज में स्टूडेंट्स सिर्फ उन्होंने जो सुना उसे सिर्फ याद नहीं रखते थे, बल्कि जो उन लोगों ने सुना था उस पर विचार भी करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, डिस्कशंस और डिबेट्स के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोसेस था। मतलब अगर हम आज की लैंग्वेज में बोले तो इसको आप अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाला स्टेज समझ सकते हो। ओके, अब तीसरा और फाइनल स्टेज जो था वो था हमारा निधिध्यासना। ठीक है, यानी इंटरनलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। ठीक है, अब इस स्टेज में जो स्टूडेंट था वो उस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में कंडक्ट भी करता था, मतलब उसे अप्लाई करता था। ठीक है, थ्रू मेडिटेशन और मॉरल प्रैक्टिसेस या फिर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इससे ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, ये थ्योरेटिकल नॉलेज थी, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, अब चलो मैं एक एग्जांपल देके इसको समझा देती हूँ। आई नो इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे मान लो आप गुरु ने बोला कि तुम्हें ना सत्य बोलना है, या फिर यू हैव टू स्पीक ट्रूथ। ठीक है, उन्होंने सिखा दिया। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती थी दैट इज़ श्रवण, उसमें स्टूडेंट उस चीज़ को सुनता था। ठीक है, फिर सुनता था और याद रखता था। फर्स्ट स्टेज श्रवण, कि गुरु ने बोला है स्पीक ट्रूथ। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में वो जो बच्चा था वो मनन करेगा, दैट इज़ कि वाई शुड वी स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, क्यों बोलना ज़रूरी है ट्रुथ। ठीक है, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके बाद वो अगर उन्हें कोई डाउट होगा तो वो उस चीज़ को काउंटर क्वेश्चन करेंगे अपने गुरु से। तो वो वाली स्टेज होती थी मनन। ठीक है, और फाइनली जब वो उस चीज़ को समझ जाएंगे कि सच बोलना चाहिए और उसको अपने
उसको इंटरनलाइज कर लेंगे अपने अंदर, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, वो निधिध्यासना का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि ये तीनों स्टेजेस आपको थोड़ा क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आप नोट्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। तो ये वैदिक एजुकेशन का कोर लर्निंग प्रोसेस था। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो गुरु थे वो इन तीनों स्टेजेस को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते थे। तो उसके लिए हम लोग टीचिंग मेथड्स देख लेते हैं जल्दी से, राइट। तो वैदिक एजुकेशन में टीचिंग सिर्फ एक तरीके से नहीं होती थी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग गुरु अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते थे। ठीक है, अब इन मेथड्स का जो पर्पस था वो सिर्फ नॉलेज देना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट को उसे अच्छी तरीके से समझाना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी होता था। ठीक है, अब हम हमारा सबसे पहला मेथड देख लेते हैं, दैट इज़ ओरल रेसिटेशन या फिर उच्चारण। ठीक है, अब जो गुरु था वो सही स्वर यानी पिच या प्रोनाउंसिएशन के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, और जो स्टूडेंट्स थे वो उन्हें ना बार बार दोहराते थे। इससे क्या होता था, उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती थी। और यहाँ पे ये कुछ टेक्निक्स भी लिखी हुई हैं, तो आप इनको याद रख सकते हो। दीज आर फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हो ना तो टीचर उसे ज़्यादा नंबर देता है। ठीक है, फिर सेकंड जो मेथड था दैट इज़ डिस्कशन और डिबेट, जिसे हम शास्त्रार्थ या कथोपकथन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते थे वो सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि तर्क वितर्क करते थे। दैट इज़ कि अपने प्रश्न आगे रखते थे गुरु के। ठीक है, उनके साथ चर्चा में इन्वॉल्व होते थे और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते थे। अब इनसे क्या, इस प्रोसेस से क्या होता था, इससे उनकी रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों डेवलप होती थी। ठीक है, अब जो थर्ड है वो थर्ड मेथड था इलिस्ट्रेटिव एंड स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ। ठीक है, जिसे हम लोग कथा कथन भी बोलते हैं। अब इसमें कथनों, उदाहरणों या फिर एग्जाम्पल से, प्रकृति से जुड़े हुए एनालॉजीज के थ्रू वो लोग फिलोसफिकल कंसेप्ट को आसानी से एक्सप्लेन करा करते थे। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आज भी हमारे टीचर्स कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी सराउंडिंग्स में से एग्जांपल नहीं उठाते हैं, वो उस काइंड का कंसेप्ट था ये। ठीक है, अब फोर्थ मेथड की हम बात करते हैं, दैट वाज सेल्फ स्टडी या स्व अध्याय। अब इसमें स्टूडेंट्स रोज़ नए लेसन शुरू होने से पहले जो उनके पुराने टॉपिक्स थे उसको रिवाइज करते थे और उन पर मनन करते थे। मनन अभी हमने देखा ना क्या होता था, क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाती थी। एंड देन केम आवर लास्ट मेथड, दैट वाज प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसे हम हिंदी में अनुभव आधारित अध्ययन भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट आते थे वो आते थे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार वेद जैसे सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता था, वो जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु की गाइडेंस में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू या हैंड्स ऑन लर्निंग के थ्रू उसको समझते थे। जिस आज हम जैसे डॉक्टर वगैरह के में नहीं होता कि मतलब वहाँ से रिलेट कर सकते हो आप लोग कि डॉक्टर को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है उस चीज़ का, सो दैट दे कैन गेट फेमिलियर विद इट। तो उसी काइंड ऑफ कंसेप्ट से आप इस चीज़ को आराम से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो वैदिक एजुकेशन थे ये उसके प्राइमरी टीचिंग मेथड्स थे। ठीक है, लेकिन अब इन मेथड्स को सफल बनाने के लिए भी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी होता था, राइट। तो अब उस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो वैदिक एजुकेशन है उसमें डिसिप्लिन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं होता था। इसका फाउंडेशन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स पर बेस्ड होता था। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स को बाहर से कंट्रोल करने के बजाय अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता था। ठीक है, तो इसी वजह से इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स को ब्रह्मचार्य का वो ज़रूर लेना पड़ता था। अब ब्रह्मचार्य का ब्रॉडर मीनिंग अगर हम देखें तो दैट इज़ कि डिसिप्लिन्ड और सिंपल जीवन जीना, जिसमें सेल्फ कंट्रोल, ट्रूथफुलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल प्योरिटी जैसी वैल्यूज़ हो। ठीक है, आप समझ सकते हो, राइट।
अब अलॉन्ग विद दैट एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो था कॉर्पोरल पनिशमेंट का, ठीक है, जिसे हम फिज़िकल पनिशमेंट भी बोलते हैं। तो उस फिज़िकल पनिशमेंट को डिस्करेज किया जाता था, ठीक है। जैसे कि जो हमारे एंशियंट लॉ गिवर्स थे मनु एंड गौतमा, उनके अनुसार भी स्टूडेंट्स को एडवाइस करके, उनके साथ रीजनिंग करके, जेंटल करेक्शन करके उनको सुधार करने की बात की जाती थी। उनको मतलब फिज़िकली पनिश करके वो नहीं करा जाता था, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट का कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, ओके। अब इसी डिसिप्लिन अप्रोच को उनकी डेली रूटीन में भी देखा जा सकता था, ठीक है। तो जैसे उनकी दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में प्रेयर और मेडिटेशन से होती थी, उसके बाद वो लोग गुरु सेवा करते थे, है ना। फिर मॉर्निंग क्लासेस होती थी उनकी, फिर वो लोग भिक्षा लेने जाते थे, एंड आफ्टर दैट इन दे हैड देयर आफ्टरनून सेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है, जिसमें सेल्फ स्टडी, डिबेट्स या फिर प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी, ठीक है। और एट द एंड वो लोग फिर शाम को प्रेयर ऑफर करते थे, खाना खाते थे, अपना सिंपल मील होता था उनका, मेडिटेशन करते थे और उसके बाद रेस्ट करते थे, ठीक है। तो ये उनका पूरा दिन का आप एक लाइफस्टाइल देख सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली उनके डिसिप्लिन और डेली रूटीन की पॉइंटर्स थे, ठीक है। अब नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल ऑफ स्टूडेंट इन गुरुकुल। तो हम मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप और इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता था, ओके। तो जैसा कि बी कुप्पू स्वामी ने अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन फिलॉसफी में बताया है, फिलॉसफी नहीं, साइकोलॉजी, कि वैदिक एजुकेशन में गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं होता था, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल यूनियन भी कंसिडर किया जाता था, ठीक है। मतलब इसमें कोई कॉमर्शियल या फिर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं माना जाता था कि फीस दे रहे हैं या ऐसा कुछ, नो, इट वॉज प्योरली स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल यूनियन, ओके। तो इसमें गुरु को एक स्पिरिचुअल गाइड या फिर पितृतुल्य के समान माना जाता था, ठीक है, फादर फिगर, यू नो। अब वो हर एक स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग टीचिंग को कस्टमाइज कर देते थे, ठीक है। वहीं पे जो जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है उसे हम अधिकारी भी बोलते हैं, ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद आज का अधिकारी। तो अब हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ एक्टिव रोल ऑफ शिष्य। तो जो शिष्य था वो भी सिर्फ, उससे भी सिर्फ पढ़ाई एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी, उससे सेवरल क्वालिटीज़ भी एक्सपेक्ट की जाती थी, जैसे कि उससे जिज्ञासु होना चाहिए, यू नो, द वंस हु आर ईगर टू लर्न फॉर ट्रुथ, हु आर ईगर फॉर नॉलेज, ठीक है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मतलब उनके अंदर। अलॉन्ग विद दैट उनमें सेवा यानी सर्विस का भाव, डिवोशन यू कैन से, वो होना चाहिए, विनय, ह्यूमिलिटी, यू नो, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो आस्क परिप्रश्न दैट आर इंसाइटफुल क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये सब एक स्टूडेंट की, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज़ क्लासीफाई की जाती थी या मानी जाती थी। अब क्योंकि पार्ट डी में हमारा पूरा एक पार्ट इस यूनिट में पूरा एक पार्ट डी हमारा इसी चीज़ को डेडिकेटेड है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, इसको हम बाद में अच्छे से कवर कर लेंगे, ओके। तो अभी हम इवैल्यूएशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे कोई रिटन एग्जामिनेशंस नहीं होती थी या कोई फॉर्मल डिप्लोमाज नहीं मिलते थे जैसे आज मिलते हैं। उस टाइम पे गुरु स्टूडेंट्स की मेमोरी, उनके लॉजिकल क्लैरिटी, मॉरल कंडक्ट और प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के बेस पे जज करते थे, रेगुलर ऑब्जर्वेशंस करते थे और उसी के थ्रू उनका असेसमेंट करते थे, ओके। और जब एंड होता था तो फाइनल असेसमेंट परिषद, यू नो, इट वाज अ असेंबली ऑफ एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर, ठीक है, उनके सामने उनका फाइनल असेसमेंट होता था, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी नॉलेज को क्वेश्चन और डिस्कशंस के थ्रू डिफेंड करते थे। अब इसी को जो परिषद वाला जो असेसमेंट होता था, इसी को उस टाइम का एकेडमिक सर्टिफिकेशन माना जाता था, हाईएस्ट एकेडमिक सर्टिफिकेशन। तो अगर एक बच्चा इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेता था तो उसको एकेडमिकली क्वालिफाई कर दिया जाता था, ओके। तो अब हम वैदिक लर्निंग प्रोसेस का लगभग सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं।
तो बस एक लास्ट में हम लोग टेक अवे कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो इस वीडियो में हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम के लर्निंग प्रोसेस को डिटेल में समझा। अगर हम इसके की टेक अवे की बात करें तो सबसे पहला आता है इसका करिकुलम, दैट इट्स करिकुलम वाज वेरी रिच, राइट। मतलब इसमें 4 वेदास, वेदांग्स, ब्राह्मणास, अरण्यकास, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब वोकेशनल स्किल्स, सब कुछ इंक्लूडेड होता था। तो ये एक प्रॉपर बैलेंस दिखाता था वर्ल्डली और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों का, राइट। अब दूसरी खास बात ये थी उन की जो गुरुकुल होता था उसमें एक डिसिप्लिन रूटीन या डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो किया जाता था। स्टूडेंट सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते थे, उसके साथ साथ सेल्फ कंट्रोल, ह्यूमिलिटी, कम्युनिटी सर्विस जैसी और एक्टिविटीज़ को भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते थे। और अब इन्हीं में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो था होलिस्टिक आउटकम्स का। तो जो वैदिक एजुकेशन थी उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं था, बल्कि इंटेलेक्चुअली कैपेबल के साथ साथ बच्चों को मॉरली अपराइट और स्पिरिचुअली अवेयर बनाना भी था। तो इसी को हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं और इसका प्रभाव हम आज तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम या फिलॉसफी में देखते हैं, राइट। मतलब NEP 2020 वाली विजन्स को आप देखोगे तो वो होलिस्टिक विजन्स है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो अब हमने पार्ट बी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो एक बारी जल्दी से क्विक माइंड मैप के थ्रू पूरे लेक्चर को हम सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा माइंड मैप है पार्ट बी का। तो सबसे पहले हमने वैदिक सोसाइटी के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि वो बेसिकली जिसमें हमने समझा था कि वो बेसिकली ओरल थी, ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड थी, गुरु सेंट्रिक थी, ठीक है। उसका नेचर कैसा था, यू कैन सी दिस फ्रॉम हेयर, ओके। टीचर का रोल क्या था, एक लर्नर का रोल क्या था, वी सॉ दैट इन आर इनिशियल स्लाइड्स। उसके बाद हमने करिकुलम को देखा, जिसमें हमने अपार विद्या अनपार विद्या के बारे में बात किया। उसके बाद हमने हमारे सेक्रेड टेक्स्ट, जिसमें हमने 4 वेदास, वेदांग्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, उनके इन सब के बारे में कवर किया, राइट। फिर हमने कोर पेडागोजिकल प्रोसेसेस की बात की, जिसमें हमने श्रवण, मनन, इंटरनलाइजेशन, दैट इज़ निधिध्यासना के बारे में बात की, ओके। तो ये लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे और इनको तो प्लीज़ 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 याद रखना आप लोग। लर्निंग मेथड्स भी और कोर पेडागोजिकल प्रोसेस भी, ये दोनों इसका मेन कोर मानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने टीचिंग मेथड्स किए थे, जिसमें हमने डिसिप्लिन और इवैल्यूएशन, ठीक है, उसी के साथ ओरल रेसिटेशंस, उनके डिबेट्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिकल लर्निंग, काफ़ी सारी इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी, राइट। तो ये बेसिकली हमारा यूनिट 2 था। अगर आपको ये पूरा फ्लो समझ में आ गया है ना, तो मतलब समझ लीजिए कि आपको पार्ट भी अच्छे से कवर हो चुका है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अब विद दैट वी फाइनली हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको वैदिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसका करिकुलम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझने में हेल्प मिली होगी, ओके। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करूँ या फ्यूचर वीडियोज़ के थ्रू उनको सॉल्व कर सकूँ। So thank you so much for watching. I'll see you in the next lecture. Till then, keep learning and keep growing. Bye bye.